हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज है डेट 15 अगस्त और ये कोई डेट नहीं है, ये है भारत के लिए गर्व का दिन। और मैं प्रशांत सिंह आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। एक लाइन मुझे याद आ रही है कि गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा और चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। तो देश का तिरंगा जो है वो इसी प्रकार से आसमान में लहराता रहे और बुलंदियों को छूता रहे, यही हमारी अपेक्षा, यही हमारी प्रार्थना है। राइट। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द राइस प्राइस इंडेक्स? कौन सा संस्थान चावल मूल्य सूचकांक को जारी करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन थे, तो यहाँ पर आप याद रखिए कि उसको जारी करने का काम जो है वो कौन करता है? वो FAO करता है। और FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? FAO बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि इंडेक्स कौन जारी करता है, सूचकांक कौन जारी करता है? वो FAO जारी करता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या पूछ रहा है? तो वो बोल रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। व्हाट इज द करेंट रेपो रेट? देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। वर्तमान में रेपो दर जो है वो कितनी है? वर्तमान में अगर आप रेट की बात करेंगे तो रेपो रेट जो है वो करेंटली 6.50% है। अब जरूरी क्या है इसमें? पहली चीज तो ये सब किसका पार्ट होता है? ये सब रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट है, MSF है, किसका पार्ट है? तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में एक संस्थान है जिसको हम बोलते हैं RBI। और RBI इकोनॉमी को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए एक पॉलिसी बनाती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। राइट। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है जो है कौन सा? क्वांटिटेटिव टूल। ठीक है। और उस क्वांटिटेटिव टूल में अगर हम बात करें तो एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब ये रेपो रेट जो है वो ये है क्या? रेपो रेट जो है वो होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि RBI है, अगर RBI जो है वो बैंक को क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। और बैंक उसके कम बदले उसको क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। तो अगर सिचुएशन इस प्रकार की बनती है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर RBI शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मतलब कि 1 साल से कम अवधि के लिए बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या कहलाता है? वो रेपो रेट कहलाता है। तो लगातार तीसरी बार हमने ये देखा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उस कमेटी ने रेपो रेट में परिवर्तन करने के सुझाव जो है वो नहीं दिए। और RBI के द्वारा अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार से अभी तीसरी बार भी रेपो रेट में परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात याद है कि सर कब परिवर्तन होता है, किस प्रकार से होता है? तो आप याद रखिए कि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनेगी उस कंडीशन में ये रेपो रेट बढ़ेगा। और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन बनेगी, जैसे अभी अगर हम बात करें चाइना में देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में ये रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो करेंटली अगर आप देखेंगे तो कितना है? वो 6.50 है। और दो रेट के बारे में मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, एक तो आपने देख लिया कि सर रेपो रेट है। ठीक है, तो रेपो रेट 6.50% है। और बैंक रेट जो है वो कितना होगा? तो बैंक रेट एंड MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सामान्य तौर पर ये सेम होते हैं और करंट में 6.75%। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसको PVTG के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताइए जिसे आवास अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, आवास अधिकार है क्या? और ये PVTG जो है इनको किसको अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है? कौन सी जनजाति को? तो याद रखिए कि किसको दिया है? वो दिया है कमार जनजाति को। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कमार जनजाति जो है उसको अभी आवास या पर्यावास अधिकारी आप बोल सकते हैं। ये भाषण में आ रही है, तो ये किसको प्रदान किया गया है? वो कमार जनजाति को प्रदान किया गया।
क्या छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सर ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है। तो याद रखिएगा कि ये इस प्रकार के अधिकार प्रदान करने वाला एमपी के बाद जो है वो दूसरा राज्य है। बात समझ में आ रही है? तो एमपी ने पहले ही इस प्रकार से कुछ जनजातियों को आवास अधिकार प्रदान किए हुए हैं, तो एमपी के बाद जो है वो छत्तीसगढ़ देश का दूसरे नंबर का राज्य बन गया जिसने आवास अधिकार जो है वो प्रदान किए। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये है क्या, ये आवास अधिकार जो है ये है क्या? तो ये जो आवास अधिकार या एक तरीके से पर्यावास अधिकार दिए गए हैं वो किसके अंडर में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं CFRR के अंडर में। अब ये CFRR क्या होता है? तो ये होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो आपको ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इसको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ चीजें किस प्रकार की दिख रही है। ये जो आवास अधिकार है, जनजातियों के लिए आवास या पर्यावास अधिकार के नाम से जाना जाता है, वो किसका पार्ट होता है? वो पार्ट होता है CFRR का, जिसको हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या? तो जैसे मान लीजिए कि जो जनजातीय समूह हैं जो निरंतर 3 पीढ़ियों से लगातार जंगलों में या वन क्षेत्रों में लगातार निवास कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या बोला हुआ है कि ऐसी कम्युनिटी, ऐसा समुदाय जो लगातार 3 पीढ़ियों से या तो 75 वर्षों की अगर हम बात करें कम से कम, वो क्या कर रहे हैं, वनीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो सरकार जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को उन कम्युनिटी को प्रदान कर देती है। तो उस एरिया के संरक्षण, उस एरिया का यूज और सारी चीजें किसके दायरे में आ जाता है? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का पार्ट ना होकर, वन विभाग का पार्ट ना होकर, या उसके स्थान पर उसका अधिकार किसको प्रदान कर दिया जाता है? तो अधिकार दे देते हैं उसी समुदाय को। लेकिन इसमें एक चीज ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सर कम्युनिटी को अधिकार मिल गया है तो कम्युनिटी ने डिफॉरेस्टिंग कर दिया, पेड़ों की कटाई कर दी और काम जो है वो हो गया उनका और वहां से चले गए। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अधिकार दिए गए हैं लेकिन रेगुलेशन के साथ में, लकड़ियों को काट नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? इनको ये बोला कि ठीक है आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपकी मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हैं, आपकी प्रथाएं यहाँ से जुड़ी हैं, आप यहाँ पर रहिए, आपके लिए आवास अधिकार भी प्रदान किया जाएगा, आपकी मान्यताओं के संरक्षण भी प्रदान किए जाएंगे, लेकिन आपको फॉरेस्ट के संसाधनों का क्या करना पड़ेगा? आप उनको यूज भी करिए लेकिन उनका संरक्षण भी करिए। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो एक कानून है, जो एक अधिकार है, उसको CFRR बोलते हैं, जिसके अंडर में आवास अधिकार जो है वो काम करता है। बात समझ में आ रही है? अब बात करें कि सर ये कब दिया गया, तो याद रखिएगा कि विश्व आदिवासी दिवस की अगर मैं बात करता हूं, विश्व आदिवासी दिवस तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। बात समझ में आ रही है? तो 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। अब अलग अलग जिलों में अगर हम बात करेंगे महासमुंद की, या अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में धमतरी की या कांकेर की या गरियाबंद की, तो इन जिलों में ये कमार जनजाति जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ये वहां पर निवास करती है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है, या 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा उसकी शुरुआत की गई? वो किया है राजस्थान के CM अशोक गहलोत जी ने उसकी शुरुआत की है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है, इसकी योजना जो है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब बात यह आती है कि सर इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या चीजें की जाएंगी? तो यहाँ पर ये बोला कि 10 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 10 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक किस प्रकार की चीजें दिखेंगी? यहाँ बोला कि यार वोमेन को हम क्या करेंगे, फोन देंगे। कैसा फोन? तो स्मार्टफोन देंगे। ठीक है, स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा सिम प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा कॉलिंग फ्री जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इन सब के लिए अगर हम बात करें तो एक अमाउंट डिसाइड किया गया 6500 रुपीज का।
तो राजस्थान सरकार ने ये बोला कि महिलाओं को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हम 6,500 रुपए जो है वो किस प्रदान करेंगे और उसके माध्यम से स्मार्टफोन, सिम कार्ड और कॉलिंग जो है वो फ्री प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या जितनी भी राज्य की महिलाएं हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो सभी इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या एक तरीके से अगर हम बात करें तो वो एलिजिबल हैं? तो याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, कौन सी महिलाएं हैं जो एलिजिबल हैं। तो महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई महिला जो है वो विडो है, डाइवोर्सी है, ठीक, अगर हम बात करें कि उसने मनरेगा में 100 दिन तक काम किया हुआ है, बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार की जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को ये सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ पर क्या किया गया है, ये स्कीम लाई गई है। और इसमें अगर हम बात करें तो स्टूडेंट भी अगर हैं उनको भी शामिल किया गया है। किस सरकार की स्कीम है? राजस्थान गवर्नमेंट की पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि विच कंट्रीज इकोनॉमी हैज फॉलन इनटू डिफ्लेशन। ठीक है, एक वर्ड जो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर कंज्यूमर प्राइस फेल डाउन इन जुलाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 2 years। पिछले 2 वर्षों में पहली बार जुलाई में उपभोक्ता कीमतों में गिरावट के बाद किस देश की अर्थव्यवस्था अपस्फीति या डिफ्लेशन में चली गई है? तो वो चली गई है, अगर आपको पता होगा, कि चाइना की या चीन की। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि डिफ्लेशन क्या होता है। देखिए, एक वर्ड आप लगातार सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं कि सर इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस में इंक्रीमेंट होना। और प्राइस में किसके प्राइस में इंक्रीमेंट होना? तो सर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीमेंट होना। तो यहां पर ये क्लियर है कि सर इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का बढ़ना, और डिफ्लेशन का मतलब, तो ये जो है ये अपोजिट सिचुएशन होती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये ऐसी कंडीशन है जहां पर प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। और गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में कमी क्यों होगी? क्योंकि वहां पर डिमांड में कमी होगी। अब जैसे मान लीजिए डिमांड कम हुई है ना, तो डिफ्लेशन की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर इसको रेगुलेट नहीं किए तो डिमांड कम होते 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 कहां तक जाएगी? प्रोडक्शन पर इंपैक्ट डालेगी, और प्रोडक्शन के कम होने से आपके देश की जीडीपी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ याद रखिए कि कौन सी देश की इकोनॉमी या कौन सी इकोनॉमी है जो अभी डिफ्लेशन की कंडीशन में चली गई है, वो चाइना की इकोनॉमी है। देखिए, 2 इंडेक्सेस हैं, ठीक है, एक को सीपीआई बोलते हैं, एक को पीपीआई बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सीपीआई की या मैं बात करूं पीपीआई की, है ना, तो याद रखिएगा कि जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो उपभोक्ता में खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता है, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी लगातार डिक्रीज हुआ है, जिससे ये पता चल रहा है कि भाई कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कम हुई है। और फिर जो पीपीआई है, जो इंडिया यूज नहीं करता है, ये याद रखिएगा, इंडिया में 2 ही इंडेक्स जारी होते हैं, एक डब्ल्यूपीआई, एक सीपीआई, ठीक है। तो ये जो पीपीआई है जो उनके देश में जारी हो रहा है, ये होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसमें भी डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि इनपुट की जो रॉ मटेरियल एज ए इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है उसकी भी डिमांड जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी लगातार गिर रहा है, जिससे ये साफ क्लियर हो रहा है चाइनीज इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन से गुजर रही है। रेगुलेट नहीं किए, इसी तरीके से चलता रहा तो रिसेशन तक जाने में कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आरबीआई हैज इंक्रीज द ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ यूपीआई लाइट फ्रॉम 200 टू कहां तक इंक्रीज किया है? तो ये 500 रुपीज तक क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो यूपीआई लाइट के माध्यम से जहां पहले आप 200 रुपए तक पेमेंट कर सकते थे छोटे पेमेंट के तौर पर, वहां पर 500 रुपए पेमेंट तक इंक्रीज कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर हम बोले कि सर क्यों किया गया इस तरीके से, तो इसमें एक याद रखिए कि जो स्मॉल वैल्यू की पेमेंट है ना, स्मॉल वैल्यू की पेमेंट की स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। और दूसरा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, उस डिजिटल पेमेंट या डिजिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को
और ज्यादा गति प्रदान करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 200 रुपए से 500 रुपए तक का। बात समझ में आ रही है? ये याद रखेंगे। एक चीज इसमें और देख सकते हैं कि सर ये जो यूपीआई लाइट है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो ये सितंबर 2020 में इस्टेब्लिश की गई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेजर पोर्ट टू हैंडल 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो इन द प्रेजेंट फिजिकल ईयर? है ना, देखिए वर्तमान में वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला सबसे प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्रमुख बंदरगाह जो बन गया है वो है पारादीप बंदरगाह, जो इस वर्तमान वर्ष में कौन सा फाइनेंशियल ईयर बोल रहा है? प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो पारादीप बंदरगाह जो है वो वर्तमान वर्ष में ऐसा बंदरगाह बन गया है जिसने 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया है एक ही वित्तीय वर्ष में। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं कि सर ये पारादीप पोर्ट है कहाँ पे? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। और 12 मार्च 1996 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखिए कहां पर है? ये है उड़ीसा में। और 12 मार्च 1900 माफ करिएगा 96 नहीं, 12 मार्च 1966 को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। क्लियर है? चलिए, तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया कि ये कहां पर है। तो पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य में है। 12 मार्च 1966 को इसकी स्थापना होती है। अब मैं बात करता हूं कि सर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में वर्तमान में भारत में कितने बंदरगाह जो हैं वो काम कर रहे हैं, कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो भारत की अगर मैं बात करता हूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज कई बार पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सर भारत में कितने बंदरगाह हैं। तो जब भारत में बड़े बंदरगाह की बात होती है, भारत में जब बड़े बंदरगाह की बात होती है तो वहां पर नंबर आते हैं 13, ठीक है। और 13 के साथ साथ छोटे बंदरगाह के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 200 ऐसे बंदरगाह हैं जो छोटे बंदरगाह की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इनमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। अभी फिलहाल हम देखें तो बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि सर देश में जो बड़े बंदरगाह हैं वो कितने हैं? तो वो 13 काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? तो इंडिया का अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो याद रखना है आपको कि सर मुंबई पोर्ट, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है? तो वो मुंबई बंदरगाह है। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट आप याद रख रहे हैं तो, कि सर वर्तमान में भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो वो भी मुंबई बंदरगाह ही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो इतनी चीजें आप इसमें याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? पारादीप बंदरगाह है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल? देखिए इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है समझ में नहीं आया है। वहां आखिर क्यों स्वागत किया जा रहा है? और लोग तो चाहेंगे कि ना जाना पड़े, तो स्थिति जो है वो ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सुस्वागतम पोर्टल की, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अगर मैं बात करता हूं, देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़, राइट। तो आप ये याद रखिए कि किसने किया है सुस्वागतम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और लॉन्चिंग जो है वो घोषणा किसने की? DY चंद्रचूड़ ने की है। अब ये पोर्टल है क्या सर? तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आगंतुकों के लिए, जो भी लोग जा रहे हैं आगंतुक हैं, वहां के वकीलों से मिलना है, वहां आपका कुछ काम है, किसी भी प्रकार की विजिट करनी है, तो जितने भी विजिटर हैं, जितने भी आगंतुक हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं? वहां जाए बिना
ई पास जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और ई पास लेकर उसके बाद जब आप विजिट करेंगे तो आपकी आधी चीजें जो हैं वो वैसे ही, आपका समय जो है वो वहां पर बचेगा। तो किसी भी प्रकार से वहां के वकीलों से मिलने के लिए, अगर आप बात करें वहां किसी ऑफिस में आपका काम है, किसी सेगमेंट में आपका काम है, किसी भी प्रकार की विजिट के लिए अगर आप देखेंगे तो सुस्वागतम पोर्टल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात समझ में आ रही है? और कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 9 अगस्त। कब लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया 9 अगस्त 2023। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बिगिन इन विच सिटी? यहां पर अगर हम देखें कि इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 ये किस सिटी में अभी शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है, अगर आपको पता हो, बेंगलोर में। ठीक है, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर इसमें होगा क्या, किस प्रकार की चीजें होंगी? तो पहली चीज तो ये कि सर ये 10 से 12 अगस्त तक ये फेस्टिवल जो है वो चलेगा। दूसरा, कौन सा संस्करण है ये? तो इसका सेकंड संस्करण है। ठीक है, ये दूसरा संस्करण है। बात समझ में आ रही है? तो कहां पर हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। कब से कब तक होगा? 10 से 12 अगस्त होगा। कौन सा संस्करण है? सेकंड संस्करण है। और क्या करेगा ये? तो स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं, है ना? नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा, स्टार्टअप एंड इनोवेशन को बढ़ावा। और इसमें एक पॉइंट आप और याद करना है आपको कि सर ये जो फेस्टिवल है इसकी थीम आखिर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसकी थीम जो है वो आखिर है क्या। तो यहाँ याद रखिए कि इसकी थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो याद रखिए इसकी थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अगर आप देखेंगे तो हाल ही में अभी विश्व हाथी दिवस जो है वो डे निकला हुआ है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के तौर पर दिन मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सर कब मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सर इंडिया में सबसे ज्यादा हाथी जो है वो कहाँ पर है, तो एलिफेंट सेंसस के आधार पर आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा हाथी जो है वो कहाँ पर है, वो कर्नाटका में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन पहले भी कराए हुए हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि बाएं हाथ के व्यक्तियों की विशिष्टता और भिन्नता का जश्न मनाने के लिए कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय वामपंथी के रूप में मनाया जाता है? तो 12 अगस्त याद रखिए हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस के रूप में है। और 13 अगस्त याद रखिए किसके तौर पर है? लेफ्ट हैंडेड डे के तौर पर हैंडर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तो दोनों दिन जो है वो याद रखना है आपको। 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे है और 13 अगस्त जो है वो लेफ्ट हैंडर्स डे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 अगस्त हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। और आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि किसने घोषणा की है कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए 14 अगस्त को पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसको ढूंढिए और बताइए मुझे कमेंट करके फटाफट। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।